हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको। आज डिस्कस करने वाले हैं 30 मार्च सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसको। यानी कि हम डिस्कस करेंगे मैथ और रीजनिंग के वो क्वेश्चन जो 30 मार्च सेकेंड शिफ्ट में आए थे। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी आरआरबी एनटीपीसी के एस्पायरेंट है वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप प्रीवियस ईयर का एनालाइज करना चाहते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और उसको कैसे टैकल किया जाए या उसको कैसा हमको सॉल्व करना चाहिए, तो एंड तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन लोगों तक जो आरआरबी एनटीपीसी के एस्पायरेंट हैं, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है, जो इससे पहले और डेज में और शिफ्ट की जो वीडियो है वो अपलोड हुई है, तो ऊपर जब आप वीडियो देख रहे हैं तो ऊपर आपका आई का साइन आएगा, वहां से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां से भी देख सकते हैं, या फिर आप थर्ड ऑप्शन जो है वो प्लेलिस्ट का, ऐसे आप चैनल पे जाएंगे तो ये जो स्क्रीन ये दिख रही है ना, ये वाली, तो ऐसे स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, ऐसी होम वीडियो प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट पे जब आप टच करेंगे या क्लिक करेंगे तो आपको आरआरबी एनटीपीसी का एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से भी आप सारी की सारी वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो गाइज, ये है आरआरबी एनटीपीसी का जो 30 मार्च को एग्जाम हुआ था, और शिफ्ट जो थी वो सेकंड शिफ्ट थी, ठीक है, यानी कि 12:30 बजे से 2 बजे की शिफ्ट वाला। सबसे पहला क्वेश्चन था जीके से, इसको छोड़ देते हैं। दो रेखाओं के समीकरण y बराबर x प्लस 22 और y बराबर 2x प्लस 10। दो रेखाएं मतलब दो समीकरण दे रखी हैं, इक्वेशन दे रखी हैं, उसमें हमें y की वैल्यू या y का मान फाइंड आउट करना है। तो हम क्लास 8-7 से ये करते चले आ रहे हैं। इसमें करना क्या होगा कि हमको वेरिएबल एक से करने होंगे। यहाँ पर 2x है, यहाँ x है, तो डेट मीन के इस वाली इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y 2x और प्लस 44। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन हमारी ये है, और क्या करते थे हम, इन इक्वेशनों को ऐड करते थे और जो साइन होता था साइन उसके अपोजिट कर देते थे। तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। ठीक है, तो यहाँ बचा y, ये तो कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ बचा 34। तो यही डी का फोर्थ वाला जो ऑप्शन है डी, वही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जीके से है। फिर अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से, ठीक है, काम और समय से। ए और बी है कोई, वो एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, दो बंदे हैं कोई ए और बी, वो 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेला ए उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है वो 12 दिन में कर लेगा, अगर दोनों मिलके करते हैं तो वो 6 दिन में कर लेते हैं। तो अकेला बी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो हमें पता है ए जो है वो 12 दिन में काम करता है, तो एक दिन का कितना काम करेगा? एक दिन में 1/12 करेगा। और ए प्लस बी मिलके कितना करते हैं? 6 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो एक दिन में 1/6 काम करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन अपने किए होंगे सॉल्व, जो हमने क्लासेस पढ़ के आए हैं। तो अब हमें निकालना क्या है? बी। ए तो हमें पता है, तो बी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, सॉरी ए की वैल्यू रख देंगे, बी निकालना है। ठीक है, और जब ए इधर को जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 1/6 और a की वैल्यू -1/2। अब भिन्न को या फिर फ्रैक्शन को, ठीक है, भिन्न या फ्रैक्शन, भिन्न हिंदी में, फ्रैक्शन इंग्लिश में, तब तक हम ऐड या माइनस नहीं कर सकते जब तक उसका हर या फिर डिनोमिनेटर सेम ना हो। यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, तो हमको इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए 12 को 6 नहीं कर सकते, 6 को 12 कर सकते हैं, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा हमारा 2/12 माइनस 1/12। ठीक है, और यहां से वैल्यू निकल के आएगी, जब ये सेम हो गया तो 12, दो में से एक गया, 1/12। तो बी जो है वो एक दिन का काम आया ये। ठीक है, बी 1/12 काम करता है, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा? 12 दिन में कर लेगा। डेट मीन ऑप्शन डी जो है वो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, अगला है, एक आदमी की न्यूनतम गति जो है वो धारा की दिशा में
21 किलोमीटर है, ठीक है। और धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत दिशा में उस आदमी की गति बताना है। तो मान लो कि जो उस आदमी है उसकी गति कितनी है, x है, और धारा की गति कितनी है, y है। तो x प्लस वाई मिलके कितना हो रहा है, 21 किलोमीटर जा रहा है वो, ठीक है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। लेकिन अकेला हमें y की वैल्यू दे रखी है 4, तो यहाँ y की वैल्यू पुट कर देंगे, धारा की गति दे रखी है 4, तो जब y इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 21 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 17, ठीक है। तो ये हमें पता लग गई उस आदमी की स्पीड, वो 17 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मतलब तैर सकता है, और 4 किलोमीटर जो है वो पानी की रफ्तार है। अब पूछ रहा है धारा की विपरीत दिशा में। अब जब धारा की विपरीत दिशा की बात होती है तो x माइनस वाई होता है। x की वैल्यू 17 है और y की वैल्यू 4 है। यहां से आ जाएगा 13 किलोमीटर पर आवर, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब आता है निम्नलिखित में से अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, यानी कि सबसे सबसे पहले जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद छोटा होगा, फिर और छोटा होगा, फिर और छोटा होगा, इस तरीके से हमें लिखना है। हमारे पास नंबर है 2/3, 3/4, 4/5 और 1/2। यही सारे नंबर जो है वो ऑप्शन में है, 4 नंबर, ठीक है, 1 2 3 4, ये रिपीट हो रहा है, बस आगे पीछे कर दिया गया। तो डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है, बस इसका डिफरेंस लेना है, एक है, इसका डिफरेंस एक है, इसका डिफरेंस एक है, और इसका भी डिफरेंस एक है, और इस डिफरेंस से उसके हर को या फिर न्यूमरेटर को डिवाइड करना है। तो 2/1 मतलब 2, 3/1 मतलब 3, 4/1 मतलब 4, 1/1 मतलब 1। अब यहां से हमें पता लग गया कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा है। तो 4 नंबर सबसे बड़ा है, हमें क्लियरली शो हो रहा है। तो इसकी 4 नंबर की ये आया कहाँ से, 4/5 फ्रैक्शन से, तो सबसे पहले आएगी 4/5 फ्रैक्शन। फिर 3 नंबर आएगा, ठीक है, तो 3 नंबर कहाँ से आया, 3/4 से। फिर 2 नंबर आएगा, 2 नंबर कहाँ से आया, 2/3 से। फिर 1 आएगा, तो 1 कहाँ से आया, 1/2 से। तो ये वाला जो क्रम है वो सही होगा। ये देख लेते हैं, 4 बटा, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, 4/5 इन दोनों में है, फिर 3/4, यानी कि सी वाला ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। सबसे इजी मेथड है ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन को रखने का, ठीक है। आप बस जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उसका गैप लीजिए, यानी कि डिफरेंस, और उसको डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर को उस डिफरेंस से। आगे बढ़ेंगे, सारे जीके से हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में है, 3 जो है बाढ़ग्रस्त राज्य हैं ए, बी तथा सी, जिसमें 376 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में दी जाती है। तो सी को जो है, सी वाला जो राज्य है उसको कितनी राशि प्राप्त होगी ये हमें बताना है। तो सबसे पहले जो 1/3, 1/4 और 1/5 जो रेशियो है, ये फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको नंबर में ले लेते हैं। नंबर में कैसे लेंगे, इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जिससे ये सब आपस में, मतलब एक तरीके से एलसीएम बोल दो कि एलसीएम से इसके एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें क्या है, नंबर मिल जाएंगे। तो 60 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 60 आएगा, तो यहाँ 3 से कटेगा, ठीक है, ऐसे होगा ये, ठीक। तो यहाँ कितना आएगा, 20, यहाँ कितना 15, और यहाँ कितना 12। ये रेशियो बन के आ गया। अब इस रेशियो को, यानी कि ये टोटल जोड़ लेंगे हम, 35 जो 47, 47 हो गया। 47 यूनिट क्या है, टोटल जो है 47 यूनिट की वैल्यू 376 करोड़ रुपए दे रखी है। 47 यूनिट की वैल्यू 376 करोड़ रुपए दे रखी है, क्योंकि इस रेशियो में उन्होंने बांटना था, ठीक है। तो ये रेशियो हमने नंबर में ले लिया, नंबर से हमारा सारे नंबर हमने ऐड कर लिए, तो 47 यूनिट आई। 47 यूनिट की वैल्यू कितनी है, रुपए में देखें तो 376 करोड़ है। तो यहां से एक की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो एक की वैल्यू जब करेंगे तो 376/47 गुणा मल्टीप्लाई, यहां से आ जाएगी 8, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1 यूनिट के बराबर 8 करोड़ हो गया, ठीक है। लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है 12 यूनिट की, क्योंकि सी की वैल्यू निकालनी है ना, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 गुणा 12, 12 अट्ठे 96, 96 करोड़ रुपए जो है वो मिलेंगे किसे, सी राज्य को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे।
यदि नीचे दिए गए समीकरण सही हैं तो इनके लिए किन चिन्हों को आपस में बदल देना चाहिए, यानी कि चिन्ह बदलना है हमें। ठीक है, तो चिन्ह बदलने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा, मतलब ऐसा चिन्ह लें जिससे हमारा काम भी हो जाए और कम समय में। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं 5/50 ये तो होगा, तो डेट मीन 1/10, और फ्रैक्शन में आएगा तब ये आगे फ्रैक्शन ही चलेगी। तो इस तरीके की जो भी बनने हो तो ये हमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के ये चीज़ सोचनी है इसको, यानी कि डेट मीन के हमको डिवाइड वाला ही चेंज करना पड़ेगा। कुछ ऐसा नंबर हो कि यहाँ पर डिवाइड हटे कुछ और आए, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन बन रही है डिवाइड में। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं, इसमें तो है नहीं, बी वाला देखते हैं। माइनस और डिवाइड को चेंज करना है, यानी कि 7 और 11। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें पता है कि 7/11, तो यहाँ से फिर फ्रैक्शन में बनेगा या फिर पॉइंट में आएगा हमारा, तो पॉइंट में है नहीं, पूरा पूरा नंबर है। तो क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, प्लस और इसको देख लेते हैं, 7 - 11 डिवाइड बाई, अब प्लस और डिवाइड चेंज करना है तो प्लस की जगह डिवाइड लिख देंगे, डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड की जगह प्लस लिख देंगे 50 बराबर 2। तो बॉड मास लगेगा यहाँ पे सबसे पहले 11, यानी कि डिवाइड होगा, तो 7 - 11 गुणा 5 प्लस 50 बराबर 2। फिर मल्टीप्लाई होता है, 11×5 = 55, 7 - 55 प्लस 50 बराबर 2। उसके बाद एडिशन होता है, तो ये हो गया 57 - 55 बराबर 2, और यहाँ से 2 बराबर 2। डेट मीन सी वाला ऑप्शन जो है वो 4th नंबर ऑप्शन में है, वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है साधारण ब्याज से। ठीक है, बोल रहा है कि 12% की दर से साधारण ब्याज प्रत्येक 6 महीने के अंत में मूलधन में जोड़ी जाती है, यानी कि 6 महीने के बाद जो भी ब्याज बनता है वो क्या है, एक्चुअल प्राइस में जोड़ दिया जाता है। तो ब्याज की वार्षिक प्रभावी दर कितनी होगी। ठीक है, पैसे नहीं दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे बढ़िया है 100 मान लेंगे कि हमारे पास 100 रुपए हैं और हमने 12% की दर से लगा दिए। ठीक है, 6 महीने की बात हो रही है, तो 6 मंथ नीचे टोटल होते हैं 12 मंथ। ठीक है, और होता है 100 से मल्टीप्लाई। जो एक्चुअल फार्मूला है वो P/R/T होता है और मल्टीप्लाई 100, तो ये होता है ईयर में। ठीक है, बट बात हो रही है यहाँ मंथ की, तो 6 मंथ की, तो टोटल जो होते हैं वो 12 मंथ होते हैं, यानी कि 1/2 भी हम कह सकते हैं इसको। इसकी जगह 6/12 की जगह 1/2 भी लिख सकते हैं, बट मैंने 6 इसलिए लिखा है कि हो सकता है वो 5 महीने के या 8 महीने की बात करें, तो आप कभी भी कंफ्यूज ना हो, जितने भी मंथ हो उसको मंथ में ऊपर को लिखें और टोटल मंथ जो है वो नीचे लिखें, तो आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इस चीज़ में, इसलिए मैंने सेपरेट लिखा है। ठीक, अब इसको काट लेते हैं, 12 से 12 कैंसिल आउट, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो यहाँ हमें 6 रुपये क्या मिला, ब्याज मिला। अब 6 महीने बाद क्या करना है मुझे, जब अब दोबारा से जब 6 महीने होंगे, यानी कि 1 साल का देखना है, तो अगले 6 महीने के लिए ये जो पैसे हैं ये ऐड हो जाएंगे। अब 106 हो जाएगा, 12 मंथ है, फिर से 6/12। ठीक, 12 से 12 कैंसिल आउट, 6 चंग 36 और 6 कम 6, ये हो गया 6.36। टोटल जो ब्याज मिला पूरे साल में वो कितना मिला, 12 रुपये 36 पैसे। ठीक है, और यही पूछ रहा है कि 1 साल की यानी कि वार्षिक प्रभावी दर कितनी होगी। तो 12.36 100 रुपये थे, 100 रुपये पे हम निकालेंगे तो ये कितना आया, 12.36%। डेट मीन डी वाला जो ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में, वो इसका करेक्ट होगा। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। नीचे कुछ कथन है और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। ठीक है, कथन क्या है, कुछ टमाटर जो हैं वो लाल हैं, टमाटर लाल, टफर टमाटर। ठीक है, कुछ पीले हैं कुछ हरे हैं, अरे बाप रे, तो टमाटर जो है कुछ पीले भी हैं और कुछ हरे भी हैं। ठीक है, ये पीले बोल दो। सभी हरे टमाटर खट्टे हैं, यानी कि ये वाले जो पार्ट है, ये वाला पार्ट वो क्या है, खट्टा है। और लाल में से कुछ मीठे हैं, तो लाल में से कुछ मीठे हैं। ठीक है, यानी कि ये पार्ट भी हो सकता है या ये पार्ट भी। ठीक है, तो कुछ हैं, कुछ मीठे नहीं है। आगे अब निष्कर्ष देखते हैं, कुछ पीले टमाटर पके हुए नहीं हैं। तो स्टेटमेंट में हमें जो है कुछ ऐसा दिया ही नहीं गया है।
पीले के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो हम यहाँ नहीं कह सकते कि कुछ टमाटर जो है वो पके हुए हैं या नहीं है, या खट्टे हैं मीठे हैं, कुछ भी हम पीले के बारे में नहीं बता सकते। बस इतना बताया कि कुछ टमाटर जो हैं वो पीले हैं, लेकिन ये नहीं पता कि पके हुए हैं कि वो कच्चे हैं। अगला निष्कर्ष है, कोई भी लाल टमाटर नहीं है। कोई भी लाल टमाटर नहीं है, ऐसा तो नहीं है भैया, टमाटर तो लाल है, जो खट्टा या मीठा हो। लेकिन यहां भी ये भी बोला गया कि लाल में से कुछ मीठे हैं, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। डेट मीन के दोनों नहीं होना चाहिए, यानी कि मेरे हिसाब से जो आया आंसर एक और दो दोनों सही नहीं है, यानी कि डी वाला होना चाहिए। यस, थर्ड जो है वो डी वाला होगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और एक इक्वेशन दे रखी है, उसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यानी कि गुणनखंड का ये क्वेश्चन है। कैसे करेंगे सॉल्व? इसके फैक्टर करेंगे, 17 को ऐसा जोड़ो या घटाओ कि वो 72 मल्टीप्लाई करने पे 72 आए। तो क्या हो सकता है, 12 छंग 72, 9 ठे 72। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8x प्लस 72 बराबर 0, ये फैक्टर होंगे। यानी कि 9 8 17 होता है, जोड़ेंगे 17 आ रहा है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 ठे 72, 72 भी आ रहा है। ठीक है, फैक्टर ऐसे करते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, इस वाले पार्ट से x काउंट कर लेंगे तो x प्लस 9 बचेगा। इस वाले पार्ट से हम केवल प्लस का 8 करेंगे तो x प्लस 9 बचेगा। तो एक फैक्टर मिलेगा x प्लस 8 और एक मिलेगा x प्लस 9। यहाँ से एक बार जब इसको लेंगे, यानी कि x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर -8। एक बार x प्लस 9 लेंगे तब x बराबर -9, यानी कि दोनों वैल्यू हमारी माइनस की होंगी, -8 और -9, यानी कि सी वाला, डेट मीन ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे जीके। ठीक है, 18 नंबर है, 3 जीन्स जो है पतलून 1000 रुपए में बेची गई। ठीक है, 3 जीन्स 1000 रुपए में बेची गई। इसमें से सेल में छूट के अनुसार एक पतलून मुफ्त दी गई है। ठीक है, मतलब 3 जीन्स कोई लेके गया है, उसने 1000 रुपए दिए हैं, बट क्या हुआ है, बाय 2 गेट 1। ठीक है, गेट 3, दो के साथ एक फ्री था, तो दो के पैसे लिए गए हैं 1000 और एक फ्री दे दी गई, तो 3 जीन्स उसे कितने की, 1000 में पड़ गई। तो छूट का कुल प्रतिशत बताना है। ठीक, छूट का कुल प्रतिशत हमें बताना है। तो ये हमें एक फ्री मिला है, टोटल लेकर गया है कितने, 3, और गुणा 100, यहां से 33.33 आएगा। नहीं तो फिर हम यहां से ऐसे भी निकाल सकते हैं कि दो पेंटों का मूल जो है वो 1000 रुपए है, तो 3 का कितना होगा, 1500 रुपए, यानी कि उसको 500 रुपए की छूट मिली। टोटल कीमत थी 3 पेंटों की 1500 रुपए। तो यहां से भी हम निकाल सकते हैं, 15 तियां 5 तियां 15, और ये काटेंगे तो 33.33। ठीक है, आप ये ना करके ये करेंगे तब भी 33.33 आएगा, और या फिर वैल्यू निकालेंगे उन पेंटों की, वहां से हम छूट देखेंगे तब भी 33.33 आएगा। यानी कि डी वाला ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हमें मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम इसका मीन। 3 यानी कि मीन कैसे निकालेंगे, इन नंबरों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे। 3 और 4 7, 7 5 12, 12 3 15 और 1 16। 1 2 3 4 5 नंबर है। ठीक है, तो यहां से निकालेंगे 5 या 15, तो जो मीन आएगा वो 3 आएगा। फिर क्या करते थे, जो नंबर होते थे उसका डिफरेंस लेकर इसका स्क्वायर करते थे, यानी कि जो मीन आया और जो नंबर है इनका डिफरेंस लेकर उसका स्क्वायर करेंगे। तो पहला नंबर है हमारा 3 और डिफरेंस है हमारा, सॉरी मीन है 3, तो इनका डिफरेंस होगा 0, 0 का स्क्वायर मतलब 0, प्लस 4 और 3 का डिफरेंस होगा 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1, प्लस 5 और 3 का डिफरेंस होगा 2 और 2 का स्क्वायर मतलब 4, प्लस 3 और 3 का डिफरेंस 0, 0 का स्क्वायर 0, और 3 और 1 1 का जो डिफरेंस है वो 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4। इसको डिवाइड करेंगे जितने नंबर होते हैं, और लगा देते हैं रूट इस पे। ठीक है, अंडर रूट लगा देंगे, अंडर रूट। अब ये ऐड कर लेते हैं, 4 और 1 5, 4 9 बटा ये, और ये 9 से बाहर निकलेगा 3 अपॉन अंडर रूट 5। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसका 3 अपॉन रूट 5, यानी कि सी वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है, जैसे कि 13 30 हुआ है, ऐसे ही 41 क्या होगा। ठीक है, 13 जैसे 30 हुआ है वैसा ही सेम रिलेशन हमें आगे निकालना है। तो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर मैं माइनस करूं तो यहाँ से 13 + 17 दिख रहा है मुझे, और ये मिलके 30 हो रहा है। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, और 13 के बाद नेक्स्ट बात 17 ही प्राइम नंबर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब 41 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 43, और ये मिलके जब होगा 84। जी ठीक है, तो हो क्या रहा है इसमें, प्राइम नंबर को ऐड किया जा रहा है। जो लगातार जो मतलब बराबर वाले प्राइम नंबर हैं बाजू वाले, उनको ऐड करो और नंबर ले लो। ठीक है, तो यही किया है पहले वाले रिलेशन में, तो हम भी अगले वाले रिलेशन बनाने के लिए सेम फॉलो करेंगे। 13 में अगला प्राइम नंबर 17 ऐड किया है, 30 हुआ। 41 में अगला प्राइम नंबर ऐड करेंगे तो 43 होगा। ठीक है, और या फिर एक और निकल सकता है इनके बीच का नंबर। ठीक है, इसको अगर हम भूल जाएं, प्राइम नंबर की बात करें तो 13 के बाद 17 प्राइम नंबर आता है, और इसका बीच का नंबर होगा 15। 15 का डबल करेंगे तो 30 आया। 41 के बाद 43 आता है प्राइम नंबर, और इसके बीच का नंबर आता है 42। इसका डबल करेंगे तो 84 आएगा। या फिर ये मेथड लगा लो, या फिर ये समझ लो कि प्राइम नंबर को बाजू वाले प्राइम नंबर ऐड करके, बराबर वाले प्राइम नंबर ऐड करके नंबर हमको लेना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ओके, 5 वृक्षों में जो है वो, वृक्षों में ताड़ जो है वो नीम से लंबा है। ताड़ मतलब टी और नीम मतलब एन। ठीक है, नीम से लंबा है तो ऊपर लिख दिया मैंने। और जो नारियल से छोटा होता है। ठीक है, ताड़ जो है वो नीम से तो लंबा है, लेकिन नारियल से, नारियल, ठीक है, एन ए आर, नारियल, नारियल से छोटा आता है। सागौन आम से लंबा होता है, तो अभी सागौन का कोई रिलेशन है नहीं, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। और जो नीम की ऊंचाई के बराबर होता है। सागौन जो है आम से लंबा होता है और नीम की ऊंचाई के बराबर होता है, तो ये सागौन हो गया। ठीक है, और आम से तो लंबा है तो आम नीचे आ गया। ताड़ सबसे लंबा होता है, नारियल की तुलना में सागौन की ऊंचाई कितनी होती है। नारियल की तुलना में सागौन की ऊंचाई कितनी होती है, तो यहाँ ऊंचाई तो नहीं दे रखी है, बट ये बोला है कि वो मतलब ताड़ सबसे लंबा होता, और बोला गया नारियल से छोटा होता है। अगर ताड़ सबसे लंबा होता तो उसमें कोई भी मतलब जानकारी सही से फिट नहीं हो रही है, आगे बताया नहीं गया। अगर ताड़ सबसे लंबा होता तो फिर नारियल कहाँ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, निर्धारित नहीं कर सकते। जो नारियल की तुलना में सागौन की ऊंचाई पूछी है, वो तब निर्धारित नहीं कर सकते अगर यहाँ पर ये सेंटेंस ना दिया होता कि ताड़ सबसे लंबा होता है, तो ये बराबर होता, यानी कि छोटा नारियल सबसे लंबा होता, एक समान, दोनों की ऊंचाई एक समान हम लिख सकते थे। बट यहाँ पर ये मेंशन किया गया, उसके बाद कुछ और डेटा नहीं दिया गया, तो हम बता नहीं सकते कि कितनी लंबाई होगी। इसमें चेंज करना है, फिर नारियल को कहाँ लेके जाएंगे, ये भी है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। अगला है कि एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है और बता मतलब पूछ रहा है कि इसमें यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका। 6 हो रहा है डिफरेंस, डिफरेंस सबसे बेस्ट है। ठीक है, यहाँ 8 हो रहा है, यहाँ 10 हो रहा है, डेट मीन यहाँ 12 होना चाहिए। 12 ऐड करेंगे 39, यानी कि इसका ऑप्शन जो सी वाला वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा जो है वो 4 यूनिट है, यानी कि भुजा मतलब साइड। ठीक है, 4 यूनिट है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। हमें पता है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है √3/4 गुणा साइड का स्क्वायर या फिर भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 और भुजा जो दे रखी है 4 यूनिट दे रखी है, यानी कि 4 का स्क्वायर मतलब 16। 4 चौक 16, यानी कि 4√3 यूनिट जो होगा, ठीक है, स्क्वायर, ये जो होगा वो आंसर होगा। तो बी वाला यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। आगे है, टीचर को कोड किया है इन्होंने, और वैसे ही हमें क्रिएट को कोड करना है। तो यहां से अगर मैं देखूं, सी को इन्होंने क्या लिखा है, अल्फा लिखा है, तो अल्फा वाला सबसे पहले होगा।
आर को डॉलर का साइन है, ठीक है, तो सारे हैं। ई को इन्होंने फैक्टोरियल लिखा है, ठीक है, तो ये हट गया, ये हट गया। दो ऑप्शन बचे सी और डी। आगे ए को लिखा है इन्होंने हैश, तो हैश वाला ये हट गया। सी वाला ऑप्शन बचा जो कि ये करेक्ट होगा, थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है। आगे का चेक नहीं करेंगे क्योंकि यहीं से हमको ऑप्शन मिल गया। जीके है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। और उसमें अगर यदि लाभ जो है वो 10% हो तो एक्स का मान ज्ञात करें। अगर मैं मान लूं कि 1 रुपए के हिसाब से अगर मैंने वो 55 वस्तुएं बेची हैं तो उनका क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, ऐसे, ठीक है, 0 से 0। ये मैंने 50 वस्तुएं 55 रुपए में बेच दी, ठीक है, यही बोल रहा है। तो और पूछ क्या रहा है, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि कितनी वस्तुएं मैंने बेची हैं। तो यही वैल्यू पूछ रहा है एक्स की, जो कि 50 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका 2 नंबर वो करेक्ट होगा। या फिर क्या कर सकते हैं हम, जो बेसिक इसका तरीका है उसको उस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या है वो भी देख लेते हैं। मान लो कि जो सीपी है वो आर्टिकल की 1 रुपए है, ठीक है, ईच आर्टिकल की 1 रुपीज है सीपी। तो सीपी ऑफ एक्स आर्टिकल, भैया मैंने एक्स बेचे हैं तो पता नहीं भैया कितने आर्टिकल बेचे हैं, एक्स है तो फिर एक्स होगी, सीपी ऑफ एक्स आर्टिकल एक्स होगी। आगे बोल रहा है कि आगे क्या करना है, एसपी निकालना है। एसपी कितनी निकालना है, 55 की, ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी, 55 रुपीज एक्स आर्टिकल की। भैया 55 में ही तो बेचना है, इतने के बराबर तो ही है एक्स की वैल्यू। जो वैल्यू है क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मुझे पता है कि 55, अगर मैंने 1 रुपए मानी है हर आर्टिकल की कीमत, तो 55 रुपए आना चाहिए मेरी एसपी। बट ये नहीं पता कितने आर्टिकल बेचे हैं, ठीक है। अब 55 ये आ गया तो प्रॉफिट कितना हुआ मेरा, 55 माइनस एक्स, यानी कि 55 में बेचा और एक्स रुपए का मेरी वो चीज है, तो यहां से प्रॉफिट निकल आएगा। यहां से प्रॉफिट निकल आने के बाद क्या करेंगे, 55 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स गुणा 100। यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम, ठीक है। और ये इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, अच्छा बराबर में यहाँ पर 10 भी लिख लो, 10% फायदा हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 55 00 माइनस 100x, और ये इधर चला जाएगा 10x, ठीक है। इसको इधर ले जाओ तो 110x हो जाएगा, और ये बचेगा 55 00, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, और x बराबर 11 पंजे 50 और एक जीरो, तो x की वैल्यू 50 आएगी। तो ये बेसिक तरीका है, ठीक है, बिल्कुल x लेके और वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं कि 55 को आप यहाँ से 110% है तो 100% निकाल सकते हैं, एक जीरो, और ये 50, ठीक है। तो आपके ऊपर है आप कौन सा कर सकते हैं। बेसिक ये होता है कि हमें थोड़ा लॉन्ग पड़ता है, बट कभी भी हम फंसते नहीं है बेसिक करने में, ठीक है। तो चीज़ें हमें देखना होंगी कि हम किस चीज़ में फास्ट हैं, और वही फिर हमें अप्लाई करना होता है एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुना ज्यादा है। दादा की उम्र जो है पोते की उम्र से 5 गुना ज्यादा है। इसका मतलब अगर पोते की 5 है तो दादा की 25 है, ठीक है। अगर पोते की 1 है तो दादा की 5 है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं करती है। तो भैया हमें पेयर देखना है कि दोनों दादा और पोते की मिला के वो कैसे होगा। यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि अगर पोते की 1 है और दादा की 5 है, ठीक है,
तो ये टोटल कितनी होगी 6। तो यही ऑप्शन में लिखा हुआ है, टोटल कर दिया गया है इनको। ठीक है, तो अगर 50 हम मान रहे हैं और पहला ही होगा आई थिंक, अगर दादा पोते की 10 माने और दादा की कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी, तो ये 60 होना चाहिए। तो यहाँ है 50, बाकी देख लेते हैं ऑप्शन। आई थिंक 50 ही है और ऑप्शन भी यही है। सबसे पहले देखते हैं 54 को। ठीक है, तो 54 कैसे बन सकता है? 8 पंजे 40 और 8 9 45। ठीक है, 9 अगर पोते की है तो दादा की इस हिसाब से कितनी होना चाहिए 45, तो ये होना चाहिए 54। ठीक है, और अगर 10 रखें तो 10 पंजे 50 नहीं होगा, 11 11 पंजे 55। ठीक है, 11 अगर पोते की है तो 55 होगी दादा की, तो ये कितना हो गया 66। ये भी सही है और ये भी सही है, 72 रह गया, 12 पंजे 60, तो ये हो गया 72, यानी कि 72 भी सही है। अब 50 54 से छोटा है, तो यानी कि 8 साल रख के देखें पोते की और दादा की, इस हिसाब से हो जाएगी 40, यानी कि टोटल 48। तो भैया 8 9 साल पे 54 आ रही है, 8 साल पे 48 आ रही है। डेट मीन कि ए वाला जो है वो नहीं हो सकता कभी भी पॉसिबल, 50 एज दोनों की दादा पोते की नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। अगला है कोडिंग से कि एल का मतलब है प्लस, ऐसे ही दे रखा है, तो हमें ये इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है। तो 6 एल का मतलब है प्लस, तो प्लस कर दिया 56, और हैश का मतलब है डिवाइड, तो डिवाइड हमने लिख दिया। ठीक है, अब आ गया ये 8 और फिर डिवाइड 3। के का अर्थ है माइनस, तो माइनस लिख दिया, और अल्फा का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेना, बॉड मास का रूल लगा के सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर देन इसको करेंगे। तो हमें पता है कि 8/3 आएगा ब्रैकेट ओपन करने के बाद, और ये हो जाता है मल्टीप्लाईशन, यानी कि यही रहेगा। अब 56 है। ठीक है, ठीक, तो 56 में क्या होगा, ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा, 8 सत्ते 56 और 7 तियां 21। तो इस पूरे पार्ट की वैल्यू जो आएगी वो 21 आएगी। ठीक है, तो अगली लाइन में 6 + 21 - 2 × 11। अब बॉडमास कहता है कि डिवाइड के बाद आपको करना है मल्टीप्लाई, यानी कि ये वाला पार्ट। तो 6 + 21 - 11 × 2 = 22, यानी कि 11 दूनी 22। इसके बाद कहता है कि आप प्लस कर लीजिए। ठीक है, तो 21 और 6 27 - 22, और ये आ गया 5। सी वाला ऑप्शन, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन में जो सही होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्या दिया है कि एक 2 अंकों वाली संख्या कौन सी है? ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या कौन सी, यानी कि 2 अंकों की ये होती है, ये सब क्या है 2 अंकों वाली है। क्या कह रहा है, संख्या और अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर 9 है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा। ठीक है, तो ये नहीं होगा। अंकों का योग 17 है, अंकों का योग 17 है, ढाई स्थान पर और इकाई स्थान पर आंकड़े का अंतर 1 है। अंकों का योग 17 है, 2 अंकों वाली संख्या कौन सी है? अंकों का योग 17 है, तो 9 8 इसका 17, अच्छा ठीक है, हाँ। तो ये 2 अंकों की संख्या है, 9 8 17, इसका क्या हो रहा है, योग हो रहा है। और आंकड़ों का अंतर जो है इसके मतलब ढाई का और इसका इकाई का, तो वो 1 भी आ रहा है। डेट मीन ये जो है वो पर्याप्त है किसी भी मतलब नंबर को फाइंड आउट करने के लिए। तो 98 ऐसा नंबर है कि उसके अंकों का योग 17 आ रहा है, और ढाई स्थान पर और इकाई स्थान पर आंकड़े का अंतर जो है वो 1 है। ठीक है, तो ये मैच होगा, थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त यानी कि एलसीएम जो है वो 78 है। इन संख्याओं का अनुपात जो है वो 2 और 3 का है, 2:3। उनका योगफल यानी कि एडिशन हमें बताना है। मैं मान लेता हूं पहला नंबर जो है वो 2x है और दूसरा नंबर जो है वो 3x है। मुझे पता है अगर इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर दूं बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होता है।
मेरे पास एलसीएम है 78 और एचसीएफ अगर इन दोनों नंबर का देखूं तो क्या मिलेगा मुझे, x मिलेगा। ठीक है, 2x मल्टीप्लाई 3x, एक x कट जाएगा और ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 78 और x इज इक्वल टू 13। योगफल मुझसे पूछा गया है तो योगफल की बात करें तो 2x प्लस 3x, यहां से x कॉमन कर लूं तो 2 प्लस 3 हो जाएगा और x की वैल्यू है 13 और ये हो गया 5, तो 13 पंजे 65। 65 जो होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो उनका योगफल होगा नंबर का वो 65 होगा, यानी कि फोर्थ वाले ऑप्शन में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, के की माता एम के बेटे की पत्नी है। के की माता ये एम है और इनका बेटा है कोई, उसकी पत्नी है, वो कौन है, के की माँ है। ठीक है, एम की पत्नी के 2 संतानें हैं, तो इसका मतलब ये जो है वो मेल है, इनकी कोई पत्नी है तो इसकी कोई 2 संतानें, उनमें से एक बेटी है, तो एक बेटा तो हो गया और ये दूसरी उनकी बेटी आ गई, ये उधर इनकी वाइफ इक्वल टू से। एम की बेटी का यानी कि इनका के से क्या संबंध है, तो ये हुई उनकी फूफी। ठीक है, और ऑप्शन में चाची दिया है हिंदी में, बट यहां पर इंग्लिश में आंट दिया है। ठीक है, तो आंटी हुई, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी कोड में 413 का अर्थ है ब्लैक इज बोल्ड और वर्ड्स लाइक द ब्लू स्काई का कोड है 97685, तब हमें क्या करना है। अच्छा, एक और बताया है 10274 का अर्थ है पीकॉक इज ब्लू एंड बोल्ड, तो हमें ब्लू का नंबर बताना है कि कौन सा नंबर होगा। तो पहले देख लेते हैं कॉमन किस किस में क्या आ रहा है, वहां से हम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ब्लैक इज बोल्ड, ब्लैक का भी जिक्र नहीं है, ना ही बोल्ड है, ना ही इज है, तो इसमें और इसमें देखते हैं। ठीक है, इज कॉमन है और बोल्ड कॉमन है, इज कॉमन है और बोल्ड कॉमन है, तो नंबर में क्या क्या कॉमन है, एक तो 4 कॉमन है और 1 कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है। ठीक है, 3 कॉमन नहीं है, क्या है, बोल्ड है और इज है, तो डेट मीन जो ब्लैक है उसका मतलब क्या हुआ, 1 हुआ, तो 1 तो नहीं आएगा, ये हट गया हमारा। ब्लू का हमें फाइंड आउट करना है ना, और ना ही हमारा क्या आएगा 3 और 4, तो 4 ऑप्शन में 4 भी नहीं होगा। अब बचे 2 नंबर 7 और 8, 7 और 8 का देख लेते हैं क्या कॉमन हो सकता है। ब्लू, अच्छा इसमें भी है और इस वाले में भी ब्लू है, और क्या कॉमन है इसमें, वर्ड्स लाइक नहीं, फिर कॉमन नंबर देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है। ठीक है, तो 7 यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है वो ब्लू होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। फाइंड द सिमिलैरिटी अमंग द फॉलोइंग, मतलब इसमें क्या सिमिलैरिटी है इन सब में, बटरफ्लाई, बीज, बैट, बर्ड्स, इन सब में क्या है, तो ये सब क्या है, ऑल ऑफ देम हेल्प इन पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन में ये हेल्प करते हैं सब। पॉलिनेशन क्या होता है, एक तरीके से बायोलॉजी की टर्म है ये जब किसी भी पौधे पे मतलब फूल पे जब बैठते हैं और फिर वहां से उड़ के दूसरे पेड़ पे या पौधे पे जाते हैं, तो उनकी जनन शक्ति को ये बढ़ाते हैं और वहां से उसमें मतलब एक तरीके से नया बीज या फिर नई कोई चीज उसमें से बनती है। ठीक, अगला आगे बढ़ेंगे और ये होने वाला है काफी लंबा, तो इसको करते हैं हम छोटा। तो कर लिया हमने जूम आउट। अब क्या कह रहा है थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, क्वेश्चन है कुछ लंबा सा, उसको थोड़ा ध्यान से समझना। निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार करें और उन पर आधारित सवालों के जवाब दें। 6 बच्चे हैं, JKLMNO, और उनकी पसंद व नापसंद दी हुई है। एक बच्चे को एक सब्जी और एक फल ही पसंद है, एक सब्जी और एक फल ही पसंद है। ठीक है,
यानी कि वेजिटेबल और फ्रूट एक बच्चे को। तो इसको ना देखें, अभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा फल उस बच्चे को पसंद है जिसे पत्ता गोभी भी पसंद है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि पत्ता गोभी जो जानकारी दी गई है वो किसे पसंद है। पत्ता गोभी के लिए ये तो फूल गोभी है, पत्ता गोभी कहाँ दिया है, ठीक है पहला वाला ही है। एम को पत्ता गोभी पसंद है लेकिन आलू बुखारा व संतरे पसंद नहीं है, तो यानी कि आलू बुखारा हट जाएगा। जिससे भी पत्ता गोभी पसंद है यानी कि एम को पसंद है, उसे आलू बुखारा और संतरे पसंद नहीं है, तो आलू बुखारा यहां से हट जाएगा। अब बचा केला सेब आम। तो सेब किसे पसंद है, जिसे मकई पसंद है। मकई वेजिटेबल है और सेब फ्रूट है, तो सेब यहां से नहीं होगा। ठीक। आम का देखते हैं, आम किसको पसंद है। गाजर पसंद है, संतरे पसंद है, संतरा है नहीं। ठीक है, केला और आम है, आलू बुखारा कट गया, केला और आम। आम का जिक्र कहाँ है, ठीक है। आम उस बच्चे को पसंद है जिसे शिमला मिर्च पसंद है, बट यहाँ तो पत्ता गोभी की बात हो रही है तो आम भी हट गया। तो केवल और केवल केला बचा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। तो इसको इस तरीके से हमें टैकल करनी है इस प्रॉब्लम को। अगला है, जे को कौन सी सब्जी पसंद है। सब्जी जे की बात हो रही है, जे को संतरे पसंद है और एल को गाजर पसंद है। ठीक है, तो एल को गाजर पसंद है तो फिर जे को तो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि एक ही वेजिटेबल एक बंदे को ही है। आगे मकई को, मकई जिसे पसंद है उसे सेब पसंद है, तो लेकिन इसे तो संतरे पसंद है, तो इसलिए मकई हट गया सब्जी यहाँ से। बचा शिमला मिर्च और फूल गोभी। शिमला मिर्च का देख लेते हैं, आम उस बच्चे को पसंद है जिसे शिमला मिर्च पसंद है, तो ये भी हट गया शिमला मिर्च। बचा फूल गोभी, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला है, के को फल व सब्जी का जोड़ पसंद है। के का देखना है हमें। के और एन को ना केला पसंद है और ना ही फूल गोभी, तो फूल गोभी पसंद नहीं है तो ये नहीं हो सकता। और फ्रूट में केला पसंद नहीं है, तो केला पसंद नहीं है तो ये नहीं हो सकता। अब बचे आ- आम और शिमला मिर्च। तो आम की बात करें तो आम उस बच्चे को पसंद है जिसे शिमला मिर्च पसंद है। ठीक है, और यहां से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि दो चीजें के और एन को दे रखी हैं, ना उसे केले पसंद है, ये दोनों मिक्स हैं एक साथ, और ना ही फूल गोभी है। तो हम यहाँ से के का भी हो सकता है ये, या फिर एन का भी हो सकता है, तो पता नहीं कर सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक वेन डायग्राम दे रखा है और उसमें जानकारी दे रखी है। सरीसृप मतलब के सांप वाली प्रजाति जो होती है कि कुल संख्या का अनुपात स्तनधारी यानी कि इससे प्राणियों की तुलना में है। तो सरीसृप की बात करें तो ये पूरा सर्कल है। कुल संख्या तो कितनी होगी, 100, 150, 120, 175। अगर इस सर्कल की बात करें तो कितना हो गया, 175। ठीक है, और अब इस बड़े वाले सर्कल की बात करें तो 300, 400, 500 और 50, 50, 600, 605। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 तिया 15, 5 25, 35 इस टू, अच्छा 5 एक 10, 5 एक 5, 121। ये तो आ रहा है 123, 605 ही है, सॉरी 300, 400, 500, 600 और 615 होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 5 या 15, 123। ठीक, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं इसको, तो अभी क्लियर दिखता होगा ना। ऐसे स्तनधारी प्राणी जो पक्षी हैं, यानी कि स्तनधारी प्राणी और पक्षी मतलब चिड़िया, ठीक है, इसमें आ रहे होंगे, लेकिन उभयचर नहीं है, यानी कि ये वाले सर्कल के अंदर नहीं आना चाहिए। स्तनधारी जो है उनका अनुपात केवल स्तनधारी प्राणियों की तुलना में है। ठीक है, तो भैया ये वाला सर्कल जो बन रहा है चिड़ियों का, ये छोड़ देंगे क्योंकि ये उभयचर में आ रहा है। 100
100 ही आ रहा है, ये 5 तो बाहर आ गया इसके स्तनधारी से। ठीक, तो 100 ही बचा। और टोटल किससे करना है हमें? केवल स्तनधारी से। केवल स्तनधारी कौन है? यानी कि ये 300 है और ये 100 है, और तो कोई नहीं है, लग सब बाकी सर्कल के अंदर है। ठीक है, 400। तो रेशियो आया 1/4। डेट मीन डी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कौन से दो वर्ग परस्पर विशिष्ट हैं। ठीक है, मतलब कि उनका किसी से भी अटैचमेंट नहीं है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि ये चिड़िया का इससे भी है और उभयचर से भी है, बट चिड़िया का हमने देखा सरीसृप से नहीं है। ये दोनों विशिष्ट हैं, आपस में अलग हैं। ठीक है, परस्पर विशिष्ट हैं। तो पक्षी और सरीसृप यानी कि बी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। आगे वैल्यू पूछी है कॉस, ब्रैकेट के अंदर है -780। तो एक बात मैं आपको बता दूं, कॉस और माइनस के साथ कुछ वैल्यू अगर होती है, यहाँ पर मान लो 10 है, तो ब्रैकेट ओपन होने के बाद ये पॉजिटिव हो जाती है। कॉस की वैल्यू माइनस में नहीं होती है। ठीक है, तो हम ये समझेंगे ये इस माइनस का इस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं होगा। अब बात आती है 780 की। हमें पता है 360 का एक गोला होता है, डिग्री पूरी एक चक्कर 360 का होता है। ठीक है, तो 360 से देखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 360 से 720 रुकेगा, यानी कि वैल्यू घूम फिर के वही आएगी। तो 720 तक तो सेम आएगी, देन उसके बाद 60 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो cos 60 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि एफ के पास नोटों की एक निश्चित संख्या है जिनका मूल वर्ग निम्नलिखित है। ठीक है, 9 × 1 रुपए, 5 × 5 रुपए, 6 × 10 रुपए। ठीक है, तो 9 × 1 मतलब 9 रुपए, 5 × 5 के 5 रुपए के नोट 5 है उस पर, तो 25 हो गया। 6 × 10 रुपए, ठीक है, तो ये 60 हो गया, ये 140 हो गया, ये 400 हो गया और ये 900 हो गया। इन सबको कर देना है ऐड। 9 × 5 = 14 और कैरी किया 1, 6 × 2 = 8 और 1 9, 4 13, कैरी किया 1, 9 4 13, 1 14, 1 15। 1534 रुपए हैं, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है श्रेणी 1 से 99 तक, यानी कि 1 से 99 तक की गणना में ढाई के कुल अंक कितने होते हैं? तो भैया 0 से लेके, सॉरी 1 से लेके 9 तक कितने होते हैं? 9 ही तो होते हैं, तो 9 घटा दो तो 90 बचेगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 30 पुरुष एक काम को 80 दिन में कर सकते हैं, 20 पुरुष उसी काम के दुगने काम को कितने दिन में करेंगे? तो हमें पता है कि 30 × 80, और काम जो होता है वो दूसरी वाली टाइम का लेते हैं, तो काम है दुगना इस बार, और 20 पुरुष हैं, डेज पता नहीं है, और काम जो है वो पहले वाले का लेंगे दूसरे इक्वेशन में, तो वो है 1 गुना। ठीक है, तो 20 चौका 80 होते हैं, बस हो गया। डी बराबर 30 चौका 120 और 120 दूनी 240। 240 दिन लगेंगे 20 पुरुषों को काम करने में, उससे दुगना काम करने में, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ये फार्मूला शायद आपको पता हो, M1 D1 या T1, और यहाँ होता है W2 यानी कि वर्क, बराबर होता है M2 D2 T2 या फिर W1। ठीक, ये फार्मूला हमने लगाया है। M1 मतलब आदमी। ठीक है, यहाँ अगर क्वेश्चन में वुमेन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वुमेन नहीं ले सकते, या फिर W1 कर लेंगे और यहाँ W2 हो जाएगा। ठीक है, तो वो ये है कि जो लेबर है वो M1। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और हमें बताना है भिन्न कौन सा है। ठीक है, थिंक पॉन्डर यानी कि सोचना मनन करना। तो सोचना मनन करना एक ही जैसा होता है। प्रचुर और बहुत, ये भी सिमिलर मतलब सिनोनिम्स है। प्रचुर, एबंडेंट, बहुत ज्यादा, प्लेंटी। संपूर्ण और होल, होल की स्पेलिंग WHO होती है, यानी कि डब्ल्यू और होना चाहिए, ये छिद्र, तो ये होगा। ठीक है, सतर्क चौकन्ना एक ही बात है। तो सी वाला ऑप्शन जो है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा।
एक अभाज्य संख्या में क्या होता है, दो से ज्यादा भाजक होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना हमेशा, एक अभाज्य संख्या में दो से ज्यादा भाजक होते हैं। नहीं, दो से ज्यादा भाजक थोड़ी ना होंगे, एक खुद होगा, एक खुद होगा और एक एक नंबर होगा। तो केवल खुद से, और ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ये गलत दिया है, थर्ड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। तो ये इसमें शिमला मिर्च जो है प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। नींबू से आपने देखा होगा, नींबू लगाते हैं फेस पे, आलू और टमाटर का भी पैक लगाते हैं, बट शिमला मिर्च का नहीं लगाते। चलिए फिर 65 नंबर क्वेश्चन है कि एक कॉलेज ने उन छात्रों को प्रवेश दिया जाता है जो निम्नलिखित मापदंडों को संतुष्ट करते हैं। ठीक, अब कौन से करते हैं, ये 85% होना चाहिए उनके फिजिक्स में, 90% केमिस्ट्री में, और 80% अंक उन्होंने प्राप्त किए हों। बहुत अच्छा, 85 है फिजिक्स में, 90% है मैथ में, और केमिस्ट्री में है 80%। ठीक है, रसायन शास्त्र में। और जिन छात्रों ने अंग्रेजी में न्यूनतम 70%, यानी कि मिनिमम इंग्लिश में 70% है, वे छात्र जो कीड़ा या वाद्य यंत्रों में हैं, ठीक है, इनका जो है वो सिलेक्शन होगा। तो अब देखते हैं किसका सिलेक्शन होता है। आर ने भौतिकी में 92% प्राप्त किए हैं, तो 85% चाहिए थे, ओके है। रसायन शास्त्र में 80%, हाँ 80% ही चाहिए थे, ओके है। गणित में 90% चाहिए थे, बट इसको मिले हैं 88%, यहीं पे ये कैंसिल आउट हो गया। क्यू ने भौतिक शास्त्र में 89% लिए हैं, ठीक है, ओके है। और गणित में 91.5, ठीक है, ओके है। रसायन शास्त्र में ओके है। और अंग्रेजी में भी, अंग्रेजी कहाँ है, ठीक है, ठीक है, ये चारे जो भी मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से ये ओके है, ये पास हो जाना चाहिए। बट और वो एक नर्तक है, लेकिन चाहिए क्या, वे छात्र जो कीड़ा या वाद्य यंत्रों में सिद्धस्त हो, तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, सी में देखते हैं, पी ने रसायन शास्त्र में 78%, रसायन शास्त्र में 80 चाहिए, यहाँ पर ये पहले में ही डिस्क्वालीफाई हो गया। एस ने 90% लिए हैं, किसमें, फिजिक्स में, ओके। रसायन शास्त्र में 81, ये भी ओके। गणित में 95%, ये भी सही है। और अंग्रेजी में 70 चाहिए थे, यहाँ 81, ये भी सही है। और वो वायलिन बजाता है, यानी कि वाद्य यंत्र बजाता है, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, फोर्थ वाला इसका करेक्ट होगा। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। वृत्त ए और वृत्त बी दोनों की त्रिज्याएं 4 यूनिट हैं। ठीक है, यदि बिंदु P A पर स्थित है और बिंदु Q B पर स्थित है, तो दोनों वृत्त एक दूसरे को ठीक एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं, कुछ इस तरीके से होगा ये। ठीक है, तो अधिकतम लंबाई पूछी, तो अधिकतम लंबाई तो इनकी कब होगी, जब ये व्यास से जा रहे हो। दोनों की 4 यूनिट है, तो ये त्रिज्या, ये सेंटर मान लो, तो ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, तो कितना हो गया, 16 हो गया। तो अधिकतम लंबाई कितनी होगी, 16, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 15 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, चाल इंटू समय। चाल पता है 72 है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ घंटे नहीं सेकंड है, गुणा 15। ठीक है, 18 चौका 72, 5 चौका 20, और गुणा 15, यानी कि 300 मीटर वो दूरी तय करेगी 15 सेकंड में, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, और ये है पाई चार्ट दिया हुआ, पाई चार्ट से देखेंगे। गैर कथा यानी कि नॉन फिक्शन, नॉन फिक्शन कहाँ पे है, ये वाला पार्ट 30% जो है खंड का, इसको हमें केंद्रीय कोण बताना है। ये पूरा एंगल जो है 100% है। ठीक है, और जो सर्किल होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, बट हमें 30% का निकालना है, जो नॉन फिक्शन है वो कितना है, 30% है। ठीक है, तो 30 की वैल्यू निकालेंगे, तो 360 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 30,
एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है, तीन ही कटेगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 36 तियां 108, 108 डिग्री इसका इसका जो कोण होगा वो 108 डिग्री होगा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन यानी कि एक नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगले में कह रहा है कि पुस्तकालय, ठीक है, पुस्तकालय की कुल पुस्तकों में यदि हास्य कॉमिक की बात कर रहा है, कॉमिक कितना है 15% है, कि पुस्तकें 375 है, यानी कि 15% की वैल्यू जो है वो 375 है। तो जर्नल जो है यानी कि पत्रिकाएं जो है यानी कि 10% की वैल्यू पूछी है, 15% की वैल्यू दे रखी है 375, तो 10% की वैल्यू कितनी होगी 375 डिवाइड बाई 15 और गुणा 10, ठीक है। तो 15 दूनी 30, जब इसको डिवाइड करेंगे और ये बचा 15 पंजे 75, तो 250 होगी। बी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। टेक्निकल पुस्तकें, ठीक है, टेक्निकल ये 5% है तथा कथा सहित यानी कि फिक्शन वाली ये 35% है। इनसे कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है टेक्निकल पुस्तकें कथा सहित फिक्शन, तो 30, 35, 5 31, 600/7, 7 8 56, बचे 4 0, 7 5 35, 7 7 49, 85.7, ठीक। डी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, यस, थर्ड वाला, ठीक है। सर्च इंजन पूछ रहा है प्रधानमंत्री का नाम, जीके, टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो इस तरीके के क्वेश्चन सारे हम कैसे कर लेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगेगी क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे कर्ण का स्क्वायर जब निकालेंगे तो ये आएगा 13, ठीक है। निकालेंगे कैसे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर 12, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस लंब का स्क्वायर 5 यानी कि 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया 169 और जब इसका रूट निकालेंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करा कि कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे 13/12 प्लस साइन थीटा 5/13 प्लस टेन थीटा कॉट थीटा, ये तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 कैसे आएगा, टेन थीटा मल्टीप्लाई, इसको हम लिख सकते हैं 1/10 थीटा, ये कर दिया 1 आ गया, ठीक है। अब सही कर रहे हैं ना, आधार बटे कर्ण होता है, ये गलत रख दिया, ठीक है। तो ये कितना होगा 13, 12 5 17 प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो 20 30, 30/13 यानी कि डी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा, यानी कि फोर्थ वाला, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एक तो ये आता है लाल बटा कक्का जो हिंदी मीडियम से है, यानी कि लंब बटे कर्ण साइन कॉस टेन, ठीक है। यहां से नीचे से कॉसेक सेक और ये कॉट, ठीक है। लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण और टेन थीटा लंब बटे आधार। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, और जिस तरीके से अदालत में वकील होता है वैसे ही आगे क्या होगा, पुस्तक लेखक नहीं, आहार भूख नहीं, पाठशाला में अध्यापक यस, फोर्थ का सी होगा, ठीक है। ओके, रेलवे को इस तरीके से कोड किया गया है तो क्वांट को कैसे करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि इसमें सबको मार्क्स मिला होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी जो कोडिंग है वो किसी भी तरीके से मैच नहीं कर रही कहीं से भी। ऑप्शन तो दे रखा है इन्होंने FVQIC, बट जब बाद में इस पे ऑब्जेक्शन हुआ होगा तो सबको मार्क्स मिला होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं बनना है यहाँ से। अगर हम देखें अपोजिट में, जैसे हम अपोजिट करते थे कि ए से लेके एम तक लिखते थे, फिर नीचे उसके एन से स्टार्ट करते थे, तो वहां से भी नहीं आ रहा, ना तो कोई नंबर आ रहा, क्योंकि ये 18 पे आ रहा है और ये 5 पे आ रहा, ठीक है, यानी कि 13 का गैप। फिर अगला 1 पे है और ये PQ यानी कि 17 पे, ये 16 का गैप आ रहा है,
ठीक, फिर ये 9 पे है और TUV ये 22 पे है, तो यहाँ गैप अलग आ रहा है। तो इस तरीके से 13 का गैप। अच्छा, नहीं बनना है यहाँ पे। एल हमारा आता है JKL 12 पे, और एस आता है हमारा 19 पे, तो यहाँ 7 का गैप आ रहा है। तो मतलब ना तो गैप यहाँ से पता लग रहा है, डिफरेंस इनका इक्वल आ रहा है किसी तरीके से। तो ये मेरे हिसाब से इसमें सबको मार्क्स मिला होगा। आगे बढ़ेंगे। कुछ कथन दिए हैं, ठीक है, उन कथनों को पढ़ते हैं। सूर्य एक चमकता हुआ तारा है जो पूर्व में उदय होता है, यानी कि पूरब से, ईस्ट में से निकलता है। चंद्रमा रात में तेज चमकता है। दो बातें उन्होंने कह दी। चंद्रमा भी एक ज्यादा चमकने वाला तारा है। तो ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने, ये बोला कि रात में तेज चमकता है। ठीक है, ये नहीं बोला कि चमकता हुआ तारा है। सूर्य पश्चिम से उदय नहीं होता। ठीक है, सूर्य पश्चिम से उदय नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, पूरब में उदय होता है। तो ये बात सच है कि पश्चिम से उदय नहीं होगा, यानी कि दो वाला सही होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 12, 18, 21 और 28 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं हम? 12, 18, 21 और 28। ठीक है, उस नंबर से छोटे से छोटे नंबर से हम डिवाइड करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हमारे कट जाए। तो 3 चौका 12, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21 और ये 28 नहीं कटेगा, तो वैसे ही लिख लिया। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 7 नहीं कटेगा, ये 14 आ गया। अब 7 से काटेंगे तो 2 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, ये कटेगा, 7 दूनी 14। एक बारी 2 से, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 1 और ये 1। तो क्या बचा? 3, 2, 7, 2 और 3। 3 दूनी 6, 7 42, दूनी 84 और 84 तियाँ 3 चौक 12 के 2, 1 8 3 24 और 1 25। 252, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो टिक करना है आपको। अगला क्वेश्चन है, z का मान क्या होता है? ये एक फिगर दे रखा है और हमसे पूछा है z की वैल्यू क्या होती है। तो ये हो गए इसके अपोजिट एंगल, यानी कि 82, 35 और ये हो गया z। ये बन गया एक ट्राइंगल। मुझे पता है ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है सम, और ये कितना है टोटल? 5 2 7 8 3 11, यानी कि जो बचा वो z का होगा। 10 में से 7 गए 3, 7 में से 1 गया 6, 63 डिग्री जो है z की वैल्यू होगी 63, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। आगे जीके है, ठीक है, बॉड मास लगा लेंगे यहाँ पर, नहीं तो जैसे चाहे वैसे कर लीजिए आप। यहाँ से ये 128 है, ठीक है, और ठीक है कुछ नहीं हो रहा, चलो फिर ऐसे ही जोड़ लो। प्लस वाले ऐड कर लेते हैं, 94 है, 57 है। तो 8 4 12 7 19, 1 10 2 12 5 17, 1 279 और ये 143 माइनस का है और एक 43 माइनस का है। 3 3 6 8 186, ये माइनस हो जाएगा। 3 17 में से 8 गए 9, 93 बचेगा, यानी कि डी वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। जीके जीके 91 में कह रहा है कि एक खुदरा व्यापारी ने 2 दर्जन आम खरीदे, ठीक है, जिसमें 1.5 दर्जन आम 2 दर्जन आम के क्रय मूल्य की दर से बेच दिए उसने। ठीक है, 2 दर्जन आम खरीदे हैं उसने, और जितने के खरीदे, 2 दर्जन कितने होते हैं पहले तो हमें पता होना चाहिए। 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 2 में कितने हो गए? 24। मान लो उसने 1 रुपए का एक आम खरीदा, तो 24 रुपए के आम खरीदे थे। अब उसने 18 जो है, 18 आम जो है वो 24 रुपए में बेच दिए।
बचे कितने आम उसके पास? 6 आम बचे हैं अभी, लेकिन उसके जो वैल्यू थी यानी कि जितने में खरीदे थे उतने पैसे उसको वापस मिल चुके हैं, यानी कि अब जो 6 आम हैं वो उसका फायदा है। ठीक, तो क्या कह रहा है, आगे पढ़ेंगे, मूल की आम के जड़ से मूल से भेजिए, ठीक है। तो उसे कुल लाभ कितने प्रतिशत हुआ है ये हमें बताना है इसमें। तो फायदा मतलब 6 आम बचे हैं, यही तो फायदा है हमारा। बेचे कितने अब तक उसने? 18 मल्टीप्लाई 100, 6×18 और ये आएगा 33.33%, यानी कि सी वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, कोडिंग का क्वेश्चन है, टाइगर को ब्लैक लिख दिया तो लायन को इन्होंने PLMU लिख दिया। यहां से हमें इसकी कोडिंग करनी है, लेटरिंग की। ठीक है, तो एल को देखेंगे हमने क्या लिखा है, इन्होंने पी लिखा है तो हम भी पी लिख लेते हैं। आई को एल लिखा है तो एल लिख लेंगे। टी को इन्होंने बी लिखा है और 2 टी हैं तो 2 बी आ जाएंगे। ठीक, ई को लिखा है इन्होंने सी, तो बी के बाद सी आना चाहिए, यानी कि के वाला ये यहाँ पर के आ रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद आर आ रहा है, आर को लिखा है इन्होंने के। ठीक है, आई है, आई को लिखा है एल, तो एम है यहाँ पर, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब एन को लिखा है इन्होंने एम, तो यहाँ पर एम है, इसमें नहीं है। ठीक है, जी को लिखा है ए, तो ये हो गया पूरा कोड, यानी कि बी वाला फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला है विस्तार करें, यानी कि इसको एक्सपेंड कर दें, खोल दें इस क्यूब को, तो क्या आएगा? तो खोलेंगे तो हमें फार्मूला याद होना चाहिए, सी क्यूब माइनस 3 का क्यूब होता है 27, और ये होता है -3ab, 3ab और a माइनस बी। ठीक है, तो a की जगह c आएगा और b की जगह 3 आएगा, तो यहाँ से और यहाँ भी c -3। ठीक है, तो सी क्यू -27 और यहाँ से -3×3=9 और सी स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस से माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, और 9c और ये कितना हो गया 27c, ये है किसी में सी क्यू। अच्छा, सी क्यू माइनस का 27 किस किस में है? इसमें प्लस का है, ये हट गया, इसमें तो है ही नहीं 27, ये हट गया, ये और ये बचे, माइनस का 9c इसमें भी है, प्लस का 27, ये सी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। तो ये हमें फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, नहीं हो तो ये हमें पता है। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू -3ab और a - b ये होता है। अगला क्वेश्चन है 4, 8, 7 और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है इसका चतुर्थानुपात यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 4/8 और ये होता है 7/x, 7 दूनी 14, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए विवरण को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों का सही जवाब दीजिए। मुद्रास्फीति मतलब कि इन्फ्लेशन को इस तरह से परिभाषित किया गया है कि ज्यादा मुद्रा में कम सामग्री मिलना, इससे कीमतें बढ़ती हैं। ज्यादा मुद्रा में कम सामग्री मिलना, इससे कीमतें बढ़ती हैं और मुद्रा की खरीद शक्ति कम हो जाती है। इसलिए किसी को समान स्तर के उपभोग के लिए ज्यादा मुद्रा खर्च करने पर बाध्य होना पड़ता है, यानी कि ज्यादा पैसे उसको देना पड़ेंगे। अगर जैसे कि मुद्रास्फीति हो गई, इन्फ्लेशन का टाइम हो गया, तो जितने में वो पहले खरीद रहा था, ठीक है, अब उतने में नहीं मिलेगा उतना आइटम। मान लो 10 आइटम लेके जा रहा था 100 रुपए में, तो अब उसको 10 आइटम के लिए ज्यादा पैसे देना पड़ेंगे। ठीक है, आगे आप पढ़ते हैं इसके कथन क्या है। ज्यादा उपभोग के कारण कीमतें बढ़ती हैं, ऐसा भी नहीं बोला गया है, हमारे जो स्टेटमेंट है उसमें ऐसा नहीं बोला गया है। कीमतों में वृद्धि आपूर्ति और मांग से संबंधित है, नहीं, ऐसा नहीं इसमें दर्शाया गया है। सामग्री की ज्यादा आपूर्ति होने व कम मांग होने के कारण कीमतें बढ़ती हैं, ये भी नहीं बोला गया। सामग्री की कम आपूर्ति व ज्यादा मांग के कारण
कीमतें बढ़ती हैं, इसी को इन्फ्लेशन बोलते भी हैं, मुद्रास्फीति को। तो डी वाला जो होगा वो इसका करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला है ब्लड रिलेशन से। तस्वीर को देखकर हेमा ने कहा, एक तस्वीर टंगी हुई होगी, उसको हेमा ने कहा, ये कोई है हेमा, इन्होंने कह दिया कि ये मेरे पिता के पत्नी की। अब हेमा है तो लेडीज हैं, इनके पिता जेंट्स। हेमा मेरे पिता की पत्नी यानी कि इनकी माँ के भाई की बहन यानी कि खुद की बात कर रही है, की बेटी है यानी कि ये अपनी बात कर रही है। इस लड़की का हेमा के भाई से क्या संबंध है? ठीक है, तो भांजी हुई उनकी ये। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है वो ऑप्शन नंबर 3 में है, वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो गाइस ब्लड रिलेशन की एक अलग से वीडियो भी अपलोडेड है चैनल पे। ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, अगर आप वो देखना चाहते हैं। इसमें मतलब डिटेल में समझाया गया है ब्लड रिलेशन को, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखें। रेंज का क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। 12, 11, 18, 28, 19, 13, 19 और 18, इसमें हमें रेंज बतानी है कि इसकी रेंज क्या होगी। ठीक है, तो रेंज कैसे निकालते हैं? जो सबसे बड़ा नंबर हो उसको लेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 28। और सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें? 11। इसका डिफरेंस देखते हैं, तो 8 में से 1 गया 7, 2 में से 1 गया 17। तो बी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर उसका डिफरेंस क्या होगा, वही रेंज होती है। आगे बढ़ेंगे, हमें बताना है रेंज बहुलक और माध्यिका। तो बहुलक तो वो नंबर होता है जो सबसे ज्यादा बार आया हो, तो ये चेक करने की जरूरत नहीं है बहुलक, क्योंकि सब में कॉमन है। माध्यिका भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब में कॉमन है। चेक क्या करना है? रेंज करना है। रेंज को चेक कर लेते हैं। सबसे ज्यादा बड़ा नंबर कौन सा है? 21 है, और सबसे छोटा इसमें 12 है। ठीक है, तो 12 और 21 का जो गैप है वो 9 का है, यानी कि डिफरेंस 9 का है, यानी कि ए वाला इसका ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, और कुछ वर्ड दे रखे हैं जिन्हें हमें मतलब उनको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। उसके बाद देखना है कि इसमें से ऑड कौन सा है। ठीक है, तो यहां से मैं देख रहा हूं, ये तो फीट बन गया। ठीक है, ये मीटर बन गया। ठीक है, और ये क्या बन गया? लीटर। और ये क्या बन गया? इंच बन गया। तो इसमें लीटर जो है यानी कि बी वाला जो है वो ऑड है। ये क्या है? ये लिक्विड यानी कि तरल पदार्थों को नापता है, और ये बाकी चीजें ठोस को या किसी को भी आप नाप सकते हैं। कपड़ा नाप लो, इंच में नाप लो, फीट में नाप लो, मीटर में, किसी में भी, या कोई जगह नापनी है आपको। ये लीटर जो है लिक्विड को। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। तो गाइस आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन पे, यानी कि 100 नंबर पे। और ये है साधारण ब्याज से और चक्रवृद्धि ब्याज। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपये ब्याज मिलता है। ठीक है, यदि इसी धनराशि पर वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज मिलता तो प्रभावी ब्याज की दर क्या होती? हम्म ठीक है, तो पहले तो हमें वो पता होना चाहिए वो जो निश्चित धनराशि है वो क्या है। तो हमें फार्मूला पता है। ठीक है, एस आई, यहाँ लिखते हैं, एस आई बराबर पी आर टी और डिवाइड बाई 100। तो एस आई हमें पता है 2000 रुपये मिल गए हमें। पी पता नहीं है, आर 10 है, टी 2 है, और नीचे है 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया और दो पंजे हो गए 10। तो पी की वैल्यू यहाँ से आ गई 5 दूनी 10, 10,000 रुपये आ गई। यानी कि जो वो निश्चित धनराशि की बात कर रहा है वो कितनी है? 10,000 रुपये। अब वो बोला यदि इसी धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता, यानी कि साधारण ब्याज ना मिलके चक्रवृद्धि ब्याज मिलता, तो प्रभावी ब्याज की दर क्या होगी? तो यहां से अब हम निकाल लेते हैं इसका चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 10,000 110 गुणा 110।
2 0 से 2 0 और 2 0 से ये 2 0, 11 का स्क्वायर 121 और 2 0, यानी कि उसको 2100 रुपये ब्याज मिलता, 2100 रुपये ब्याज मिलता। अब पूछ रहा है साधारण ब्याज की दर पूछ रहा है, ठीक है। तो 2100 में हमें पता है ये 10,000 रुपये है। रेट निकालना है अब हमें, टी तो 2 साल का ही है, 2 0 कट गए और ये 2 0 से 2 0 कट गए। तो आर बराबर 21/2 या फिर कह सकते हैं 10.5%। ठीक है, तो जो ब्याज की दर होगी वो 10.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट होगा। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक करने के बाद आपको करना क्या है, वीडियो को शेयर करना है उन तक जो आपके साथी हैं या किसी मतलब और ग्रुप में हैं, आप जिस ग्रुप में हैं और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर वीडियो में कुछ कमी है तो प्लीज़ वो भी मेंशन कर दीजिए, या कुछ सुधार करना है वीडियो में वो बता दीजिए, या फिर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है, वीडियो बनाई जाए, तो वो आप मेंशन कर दीजिए ताकि हम अपने वाली वीडियो में उसको अमल में ला सकें। अगर कोई आपकी डिमांड है तो वो पूरी की जा सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।